लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि जो रिफ्रैक्शन का अमल होता है किन दो लॉज के तहत होता है, तो वो दो लॉज हम डिस्कस करेंगे। नई लाइन से लिखें, इट फॉलोज टू लॉज, इट फॉलोज टू लॉज, ये दो कवानीन को फॉलो करता है। पहला लॉ, पहला कानून, इससे पहले कि हम इस कानून को समझें पहले रिफ्रैक्शन को डायग्राम के ज़रिए अलग से समझ लेते हैं। जी डायग्राम बनाइए। दिस इज़ कॉल्ड गिलास स्लैब, ये शीशे की स्लैब कहलाती है, इसे गिलास स्लैब कहते हैं। ये लैब में मौजूद है, आप देखेंगे जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे। गिलास स्लैब है और ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि इस सतह से टकराती है। दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, जिस पॉइंट से टकराती है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नुक्ता वक़ू। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट्स पे टकरा रही है तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें सीधी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल लाइन कहलाती है, याद रहे। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, इसको एन की अलामत से शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल लाइन। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ क्या होता है, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, ये स्ट्राइक करने के बाद इसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, हमें रिफ्लेक्शन तो डिस्कस करना नहीं है। इसका दूसरा हिस्सा होता है जो कि ग्लास स्लैब में यानी दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाता है। तवज्जो रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप गौर करें कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो ग्लास स्लैब में दाखिल हो गया, यहाँ पर बेंडिंग का अमल हुआ है। और कीजिए, क्या ये अपने असल रास्ते पर मौजूद है? इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, लेकिन क्या हुआ, नॉर्मल लाइन की तरफ बैंड हो गया। ओके, यहाँ पे बेंडिंग हुई है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट चूँकि बैंड हो गई तो यहाँ रिफ्रैक्शन का अमल हुआ है। याद रहे कि उसके बाद क्या होगा, फिर ये रे ऑफ लाइट दोबारा बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी दोबारा हवा में आ जाएगी। तो ये दोबारा इस पोजीशन में होगी। इन दोनों तीनों चीज़ों को, रे को डिस्कस करना है, तीनों हिस्सों को। इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसे क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टेड रे। और दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, जो हवा में दोबारा आ गई, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे कहलाती है। याद रहे, ये एक ही रेस के तीन हिस्से होगा, एक इंसिडेंट, ऊपर हवा मौजूद है। याद रहे, यहाँ पे क्या है, एयर। तो आपका एक मीडियम तो एयर हो गया, ये हवा हो गया, और जो दूसरा मीडियम है वो शीशा है या गिलास है। याद रखिएगा, ये दूसरा मीडियम हो गया गिलास। तो यहाँ पर एक मीडियम ऐसा है जो कि रेयर है और एक मीडियम थिक है, एक हल्का वास्ता और एक कसीब वास्ता है। डेंसर मीडियम कौन सा है, सख्त या कसीब वास्ता, डेंसर मीडियम, ये है गिलास स्लैब। ये डेंसर मीडियम कहलाता है जो हवा के मुकाबले में बहुत थिक है। और ये जो एयर है, दिस इज कॉल्ड रेयर मीडियम, इसको हल्का या लतीफ़ वास्ता कहा जाता है। तो दो तरह के मीडियम्स हैं और रिफ्रैक्शन का अमल हमेशा दो डिफरेंट मीडियम्स में ही होता है। तो रोशनी पहले रेयर मीडियम में थी, जब वो गिलास स्लैब में दाखिल होती है तो हमने एक नॉर्मल लाइन बनाई है। याद रहे कि जब कोई रे ऑफ लाइट गिलास स्लैब यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है। क्या होता है, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है। और जब वो दोबारा डेंसर से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो एक नॉर्मल लाइन आप और बना सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन और बना दीजिए इस पॉइंट पर, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन का अमल हो रहा है, तो वो फिर नॉर्मल लाइन से बियॉन्ड हो जाती है। तवज्जो रहे, यहाँ पे दो दफ़ा रिफ्रैक्शन हुआ है, पहले रेयर से डेंसर में हुआ, बेंडिंग नॉर्मल लाइन की तरफ हुई, और फिर डेंसर से रेयर में हुआ और बेंडिंग कहाँ हुई है, नॉर्मल लाइन से बियॉन्ड हुई है। तो इन दो पॉइंट्स पे रिफ्रैक्शन का अमल हुआ है। तवज्जो रहे। अच्छा, अब ये जो रिफ्रैक्शन का अमल हुआ, इसमें दो एंगल बनेंगे। कितने, दो। एक एंगल तो ऊपर बनेगा, ये कहलाता है नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल, इसको एंगल आई कहते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा एंगल यहाँ ये बनेगा, ये नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान है, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल आर से शो करते हैं, एंगल आर, और इसे पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो दो एंगल हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ओके, इस पर तो खैर गुफ्तगू अब जारी रहेगी। अब पहला लो लिखिए, देखिए यहाँ पे पहला कानून क्या बयान करता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे। क्या होगा? तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। द एंगल इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। पहला कानून लिखें, द इंसिडेंट रे इस दरवाजे को बंद कर दें प्लीज़, इस दरवाजे को बंद कर दीजिए गुजारिश। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन at the point of incidence, all lie in the same plane, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, यानी प्लेन से कोई भी चीज़ आउट नहीं होगी। तो आप देखें, इस बात को ज़रा सा समझ लीजिएगा, लिख लें, कानून को लिख लें पहले। दूसरा कानून, दूसरा सेकंड लॉ नंबर 2। तो पहला कानून तो ये बयान कर रहा है कि तीनों जो हैं, इंसिडेंट रे, ये रे ऑफ लाइट और ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल लाइन, तीनों एक ही प्लेन पर है। इसका मतलब क्या है? आप गौर कीजिए, इस बोर्ड को मान लें ये प्लेन है, बोर्ड क्या है? पूरा एक प्लेन है। तो यहाँ पर ये रे ऑफ इंसिडेंट रे आ रही है, रोशनी की किरण या शो आ रही है, इस प्लेन के ऊपर है। उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे वो भी इसी बोर्ड के प्लेन के ऊपर है, और नॉर्मल लाइन भी इसी बोर्ड के प्लेन के ऊपर। ऐसा नहीं हुआ कि ये इंसिडेंट यहाँ आ रही है और फिर रिफ्रैक्टेड रे जब बनी तो ये प्लेन से आउट हो गई, ऐसा नहीं होगा, प्लेन से बाहर नहीं होगी। या ये नॉर्मल लाइन प्लेन पर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लेन से बाहर हो। तो याद रहे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे तीनों लाई एट द सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पहला हिस्सा है कानून का, कोई भी प्लेन से आउट नहीं होगा। और दूसरा कानून क्या बयान करते हैं वो लिख लें, द रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये वाला साइन एंगल आई, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये वाला साइन ऑफ एंगल आर, always remains constant, always remains constant for all rays of light, for all जगह नहीं है, for all rays of light coming from one medium to the other medium,
अदर मीडियम, ये दूसरा हिस्सा है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसको इस तरह भी कहते हैं, इस चीज़ को इस तरह भी कहा जाता है कि ये जो रेशो है साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, एंगल आई तो हमें पता चल गया, एंगल आई कौन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर ये वाला है जो नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं इसका साइन, हर एंगल का एक साइन होता है, एक कॉस होता है और एक टेन होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तफसील से इंशाल्लाह। तो ये साइन ऑफ एंगल आई, इसका मतलब है कि जो एंगल आई है उसका साइन लें और एंगल आर का साइन लें, तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो होगा साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, वो हमेशा कांस्टेंट होगा तमाम शुआओं के लिए, तमाम रोशनी की शुआओं के लिए जो मुख्तलिफ ज़ावियों पर आ रही हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। और इसका ताल्लुक डायरेक्ट मीडियम से है, इसका ताल्लुक किससे है, मीडियम से होता है, डिफरेंट एंगल से नहीं होता। तो याद रहे कि रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस रेशो को स्मॉल n की अलामत से भी शो करते हैं और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी को लेंस स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। याद रहे कि यहाँ पर हेयर जो कांस्टेंट आया है n, हेयर n इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बल्कि इस पर आगे चल के गुफ्तगू कर लेंगे। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल का कानून भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इज दैट क्लियर? तो फिर से सुन लें, जो सेकंड पार्ट है कानून का वो ये बयान करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन, डिफ्रैक्शन का साइन, हमेशा ही रेशो कांस्टेंट रहता है, चाहे एंगल कोई सा भी हो, कोई सा भी एंगल आई और एंगल आर लिया जाए। किसी भी एक ख़ास एंगल आई पर एक ख़ास एंगल आएगा, आर आएगा, तो उनके दरमियान साइन का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी चीज़ को कहते हैं स्नेल का कानून, दिस इज़ कॉल्ड। इसका मतलब है कि जो सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट, वो असल में स्नेल का कानून कहलाता है। तो आप लिख लीजिएगा, इम्तिहान में अगर आ जाए कि स्टेट द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बयान करें, तो आप क्या करेंगे, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दूसरा लॉ है वो आप लिख देंगे, वही असल में स्नेल्स लॉ कहलाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इस क्लास में आपने देखा कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, रे ऑफ लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, वो रे ऑफ लाइट जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही है। पहले मीडियम में होगी इंसिडेंट, दूसरे मीडियम में दाखिल होगी रिफ्रैक्टेड रे, बाहर निकल जाएगी इमर्जेंट रे। फिर यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, सीधी परपेंडिकुलर, दो एंगल बनेंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ओके, दो एंगल पर जिक्र कर दिया। फिर पहला कानून क्या बताया, पहला कानून ये बताया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और तीसरी नॉर्मल लाइन और लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या बताई, दूसरा कानून कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनके दरमियान रेशो तमाम रेज ऑफ लाइट के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तब चेंज होगा जब मीडियम चेंज होगा। कब, जब मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा तो फिर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मिसाल आपने यहाँ पे ग्लास स्लैब मीडियम लिया हुआ है तो उसके लिए n की वैल्यू फिक्स होगी, और ग्लास स्लैब के लिए n की वैल्यू 1.5 निकलती है। किसके लिए, ये प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मालूम करें, रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब मालूम करेंगे जब, तो 1.5 निकलती है ग्लास स्लैब के लिए वैल्यू। तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल में करेंगे, इसे बाकायदा प्रैक्टिकल नंबर 13 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू वाटर, उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।